नोटबुक आईएएस संस्थान में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ 2023 क्रैश कोर्स की श्रृंखला में बातचीत कर रहे थे और इस श्रृंखला में हमने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था वो टॉपिक था पॉलिटी विषय से संबंधित कार्यपालिका को कंप्लीट करवाया था। आज जिस मुद्दे पे हम बातचीत करने वाले हैं वो सरकार के दूसरा अंग विधायिका से संबंधित मुद्दे पे मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। तो क्लास के साथ आप लगे रहिएगा। क्लास चूँकि ये क्रैश कोर्स की तरह है तो चीज़ों को केवल मैं रिवीजन करने की कोशिश करूंगा। बाकी क्लास को कंप्लीट होने के बाद मैं प्रीवियस ईयर पेपर में जितने सारे सवाल पूछे हैं सबको सॉल्व करवाऊंगा आपको, यानी कि जितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू सबको सॉल्व करवाऊंगा। और आपसे ये कहना चाहेंगे कि जब डिटेल में मेरी क्लास आएगी तो वहाँ पे मैं हर बिंदुओं पे खूब गहराई से बातचीत आपसे करते नज़र आऊँगा। तो आज जो हम लोगों की क्लास है वो क्लास हम लोगों की ये है। आज की जो क्लास है स्पेशल अगर देखा जाए तो वो विधायिका से ताल्लुकात रखता है। मैंने जब पहली क्लास लेके आया था तो सरकार के अंगों पे जब बात किया था, सरकार के अंगों पर, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें 3 अंग आते हैं। एक मैंने आपको बताया था विधायिका, दूसरा मैंने आपको बताया था कार्यपालिका और तीसरा मैंने आपको बताया था कार्यपालिका, तीसरा मैंने बताया था न्यायपालिका। तो ये केंद्र स्तर पे भी होता है, राज्य स्तर पे भी होता है। तो केंद्र स्तर का जो कार्यपालिका है मैंने आपको पढ़ा चुका है। राज्य सरकार में बाद में छेड़ेंगे, ये भी केंद्र स्तर पे होता है, राज्य स्तर पे होता है। तो केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे, तो इसमें केंद्र स्तर जो है इसको हम लोग संसद के नाम से जानते हैं, यही हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं। ये ख़त्म कर देंगे, फिर न्यायपालिका में हम आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ा देंगे, हाई कोर्ट पढ़ा देंगे और लोअर कोर्ट पढ़ा देंगे। तो ये भी फेज ख़त्म हो जाएगा। बचेगा यहाँ केंद्र की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका और राज्य की विधायिका, ये 2 बचेगा। तो एक एक क्लास में कोशिश करूँगा इसको भी ख़त्म कर दूँ। तो मैं ऐसे करके सरकार को पढ़ा रहा हूँ। ये मैंने ख़त्म कर दिया, याद रखिए। अब मैं एक राज्य की विधायिका, केंद्र की विधायिका पढ़ाने जा रहा हूँ। केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की विधायिका, फिर न्यायपालिका, फिर राज्य कार्यपालिका, राज्य विधायिका और न्यायपालिका पढ़ा ही चुका हूँ। ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आज आपको पढ़ाने चल रहा हूँ संसद, संसद पढ़ाने चल रहा हूँ। तो डाल लीजिएगा आप हेडिंग संसद। संसद के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अगर संसद के यहाँ सवाल ये बनेगा, संसद के बारे में अगर हम लोग देखें तो संसद में 2 तरह के सवाल शुरुआत में ही हम आपको बता दें। अगर बातचीत किया जाए संसद के कितने सदन हैं, अगर हम बात करें सदन कितने हैं सदन, तो आप कहेंगे 2। अगर कहेंगे संसद के अभिन्न अंग कितने हैं, अभिन्न अंग, तो आप कहेंगे 3। कैसे समझिए, संसद है यहाँ पे और इसके सदन के रूप में तो 2 ही हैं लेकिन अभिन्न अंग के रूप में 3 हैं। एक यहाँ हम लोग लिख लेते हैं राष्ट्रपति, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग राज्यसभा और यहाँ लिख लेते हैं हम लोग लोकसभा। लोकसभा यहाँ मैंने लिखा अनुच्छेद 79, यहाँ मैंने लिखा अनुच्छेद 80, यहाँ मैंने लिखा अनुच्छेद 81 और यहाँ मैंने लिखा अनुच्छेद 52। बात समझिए। जो संसद के सदन है, सदन, वो सदन में बस 2 ही हाथ पैर हैं। एक को कहते हैं राज्यसभा, दूसरे को लोकसभा। लेकिन संसद के कहेंगे अंग 3 हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा और एक अंग के रूप में राष्ट्रपति आ जाता है। राष्ट्रपति क्यों संसद का अभिन्न अंग है? राष्ट्रपति इसलिए संसद का अभिन्न अंग बन जाता है क्योंकि केंद्र के लिए जो कानून की खाका तैयार करता है, वो कानून की खाका कौन तैयार करता है? ये दोनों, इसको हम लोग कहते हैं विधेयक। इसकी बनाई गई जो खाका होती है वो विधेयक होती है और विधेयक देश में लागू नहीं होता है। विधेयक को बनाना है कानून, कानून देश में लागू होता है। तो ये विधेयक कानून का रूप तब लेगा जब ये अपना क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा। ये अपना क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा या कह सकते हैं सहमति देगा। यानी कि संसद के 2 अभिन्न अंग, जो संसद के जो 2 सदन है राज्यसभा लोकसभा, वो केवल और केवल विधेयक को बनाने का अधिकार रखते हैं। लेकिन वो विधेयक कानून के रूप में तब काम करता है जब उस पर कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति अपना सहमति देता है। यही कारण है कि राष्ट्रपति को संसद का एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया गया और फलतः संसद के 3 अभिन्न अंग दिखाई देते हैं। तो ये तो कार्यपालिका से संबंधित है, इसको तो मैं कार्यपालिका में पढ़ा ही चुका हूँ। हम आज जिस पे बातचीत करेंगे आपको वो एक ये पढ़ाऊँगा राज्यसभा,
मैं तेजी से चलूंगा, कोशिश करूंगा कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों को एक ही क्लास में आपको अपडेट करा दूं। केवल मैं रिवीजन करा रहा हूँ, रिवीजन, डिटेल में कोई चीज़ें बताने की कोशिश नहीं करूंगा। वो मैं अपनी डिटेल की क्लास के साथ आऊँगा तब बताऊँगा। तो मैं इन दोनों चीज़ों को आपको क्या कराने चल रहा हूँ, रिवीजन। तो हेडिंग क्या आपको डालना है सबसे पहले रिवीजन में, वो हम लोगों को डालना है राज्यसभा। अभी मैंने बताया राज्यसभा यानी कि अनुच्छेद 80। तो राज्यसभा के संबंध में सबसे पहली बात हम लोगों को जानना है राज्यसभा का गठन। गठन, गठन से संबंधित हम लोगों को क्या क्या जानना। राज्यसभा में सबसे पहला बात तो हम लोग पढ़ेंगे गठन। गठन में ये देखना हम लोगों को कि भारत में चूंकि संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया ब्रिटेन की तरफ, तो ब्रिटेन की तरह संसदात्मक शासन अपनाने की वजह से इसके जो सदन है राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा वो सभा के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं जिसको उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, या कह सकते हैं राज्यसभा उस सदन के बारे में पढ़ने चल रहे हैं जिसको अस्थायी सदन कहा जाता है, या राज्यसभा उस सदन के बारे में पढ़ने चल रहे हैं हम लोग जिसको द्वितीय सदन कहा जाता है, या जिसको संघीय सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो तमाम सारे इसके नाम है, ऐसे याद रखने के लिए आप इसको याद रख सकते हैं, ये आपकी जानकारी के लिए बातें जरूरी हैं। लेकिन हम लोगों को पढ़ना है राज्यसभा के गठन से संबंधित मुद्दों पे। तो सबसे पहली बात ये जान लेंगे हम लोग कि इसकी स्थापना कब हुई थी, एक सवाल के रूप में ये भी हम लोगों को पूछा जाता है। तो राज्यसभा की जो स्थापना की गई थी वो 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। तो 3 अप्रैल 1952 आप यहाँ लिख लीजिएगा। लेकिन राज्यसभा का नामकरण जो किया गया राज्यसभा के रूप में, वो घटना घटित हुआ है 1954 में। राज्यसभा का जो नामकरण हुआ है राज्यसभा, वो कब हुआ है, तो कहेंगे 1954 में हुआ है। ये बात आपको याद रखना है, ये बातें आपको याद रखना है। नामकरण के रूप में 1954। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, इसके जो अध्यक्ष थे यानी कि प्रथम अध्यक्ष कह सकते हैं, प्रथम सभापति के रूप में जो थे वो, इसके चूंकि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, इसलिए जो देश का पहला उपराष्ट्रपति होंगे वो इसके पदेन सभापति होंगे। तो प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, राधाकृष्णन थे। तो जाहिर सी बात है कि यही उसके प्रथम सभापति के रूप में देखे गए होंगे। बाकी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में जो इसके गठन से संबंधित बातचीत किया गया है उसको हम आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अनुच्छेद 80 में क्या क्या बातें कहा गया है। अगर हम यहाँ रख लेते हैं अनुच्छेद 80, तो ये इसके गठन से संबंधित बात करता है। और गठन में ये कहा गया है कि राज्यसभा में कुछ अधिकतम सदस्य होंगे, अधिकतम सदस्य, और फिर कहा गया है कि वर्तमान सदस्य। तो अधिकतम कितने हो सकते हैं और वर्तमान में कितने हैं, ये दोनों बातें यहाँ हम लोगों को जानना है। तो अधिकतम सदस्य में कहा गया कि राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्य होंगे वो 250 सदस्य होंगे। और ये 250 जो सदस्य होंगे ये दो जगहों से आएंगे। एक जो इनका क्षेत्र होगा, कुछ तो इसमें से निर्वाचित होकर के आएंगे, निर्वाचित, और कुछ जो होंगे वो मनोनीत होकर के आएंगे, मनोनीत। अब निर्वाचित होकर के आएंगे तो कितना आएंगे, इस 250 का 238 जो होंगे वो निर्वाचित होकर के आएंगे, और 250 का 12 जो होंगे वो मनोनीत होकर आएंगे। 238 जो निर्वाचित होकर के आएंगे ये दो क्षेत्रों से आते हैं, एक तो राज्य से चल के आते हैं, और एक जो चल के आते हैं वो संघ राज्य यानी जिसको हम कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। तो इसमें से राज्य से कितने आएंगे, इसमें से 230 जो सदस्य हैं वो आएंगे राज्य से, और इसमें से 8 जो सदस्य हैं, 8 सदस्य वो आएंगे केंद्र शासित प्रदेश से। अब 8 सदस्य जो केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे, वो 8 सदस्य कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे, ये बात आपको याद रखना। तो इसमें से 4 जो होंगे वो जम्मू कश्मीर से आएंगे, 3 दिल्ली से आएंगे, और 1 पुडुचेरी से आएंगे। यानी कि 4 जो होंगे, और 3 और 1, तो ये कहाँ से आएंगे, 4 जो होंगे ये कहाँ से आएंगे, तो आपको याद रखना 4 जो होंगे ये जम्मू एंड कश्मीर से आएंगे, जेके से। 3 कहाँ से आएंगे, दिल्ली से आएंगे, और 1 कहाँ से आएंगे, तो वो पुडुचेरी से आएंगे। ये बात आपको याद रखना है। यानी राज्यसभा के अधिकतम सदस्य कितने होंगे, 250। 2 भाग में बांट दीजिए, कुछ निर्वाचित होंगे, कुछ मनोनीत होंगे। निर्वाचित सदस्य जो होंगे वो 238 होंगे, 250 के 50 में से अधिकतम हो सकते हैं, और 12 मनोनीत हो सकते हैं।
जो 238 अधिकतम इसमें से होंगे निर्वाचित, वो 2 जगह से जाएंगे, कुछ राज्यों से जाएंगे, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों से। उसमें से 230 जो होंगे वो राज्यों से जाएंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से। किस किस केंद्र शासित प्रदेश से? जम्मू कश्मीर से 4 जाएंगे, 3 जाएंगे दिल्ली से, 1 पुडुचेरी से। अब सवाल उठता है ये 12 कहाँ से जाएंगे? तो ये जो 12 हैं ये कई सारे क्षेत्रों से राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है, जैसे कला हुआ, साहित्य हुआ, विज्ञान हुआ, समाज सेवा हुआ, जैसे कला हुआ, जैसे साहित्य हुआ, जैसे विज्ञान हुआ, जैसे समाज सेवा हुआ, ऐसे तमाम सारे क्षेत्रों से इनको लाया जाता है। तो ये रहा राज्यसभा के गठन में अधिकतम सदस्य। मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया कि अधिकतम सदस्य कितने होंगे। अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ वर्तमान सदस्य कितने होंगे, उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि वर्तमान सदस्य कितने होंगे। तो वर्तमान जो सदस्य होंगे इसके बारे में कहा गया है कि राज्यसभा में वर्तमान सदस्य अभी कितने हैं? 245 हैं। और ये 245 भी 2 क्षेत्र से जाएंगे। कहाँ कहाँ से? एक तो जाएंगे निर्वाचित होकर के, एक जाएंगे निर्वाचित होकर के, और दूसरा कहाँ से जाएंगे? तो मनोनीत जाएंगे, जैसे वहाँ मैंने आपको बताया है। निर्वाचित होकर जाएंगे तो 245 का अगर हम देखें तो 233 इसमें से जो होंगे वो निर्वाचित होकर जाएंगे और 12 जो इसमें से होंगे वो मनोनीत जाएंगे। 233 का कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जो राज्य, कुछ सदस्य ऐसे होंगे जो राज्य से जाते हैं, याद रखेगा, यहाँ जाएंगे नहीं, जाते हैं, याद रखेगा, जाते हैं। और कुछ जो होते हैं वो संघ राज्य क्षेत्र से जाते हैं। 233 का 8 निकाल दीजिए आप, संघ राज्य क्षेत्र से जाएंगे तो 233 से अगर आप 8 निकाल देते हैं तो आपको कितना बचेगा? 233 से अगर 8 निकालेंगे तो कितने सदस्य बचेंगे? यहाँ लेस देन करिए, थोड़ा मैथ मेरा हैवी है, तो यहाँ करेंगे 13 से 8 जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, और यहाँ आपका 2 हो जाएगा, यानी 225। तो 225 जो सदस्य होंगे वो कहाँ से जाएंगे? राज्य से। 8 जाएंगे केंद्र शासित प्रदेश से। फिर सवाल उठेगा 8 केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ कहाँ से जाएंगे? फिर वही पुरानी वाली बात, इसमें से 4 सदस्य जो होंगे ये जम्मू एंड कश्मीर से जाएंगे, इसमें से 3 जो होंगे वो दिल्ली से जाएंगे, और इसमें से 1 जो होगा वो पुडुचेरी से जाएगा, पुडुचेरी से। और जो 12 मनोनीत सदस्य हैं ये कहाँ से जाएंगे? तो अभी मैंने आपको बताने की कोशिश किया है कि कला क्षेत्र से जाएंगे, विज्ञान क्षेत्र से जाएंगे, कला विज्ञान, फिर उसके बाद साहित्य, और उसके बाद समाज सेवा जाते हैं। तो मैं अपनी बातों को एक बार आपको क्या करता हूँ, रिकॉल करवा देता हूँ। राज्यसभा के गठन में मैंने केवल और केवल आपको ये बताने की कोशिश किया है, स्थापना इस समय हुआ, नामकरण 54 में दिया गया, पहला सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और ये तो संसद का मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया, ये सारी बात बताया। फिर मैंने ये बताया कि जो 80 में गठन की बात किया, इसमें कुछ अधिकतम सदस्य जाते हैं, कुछ वर्तमान सदस्य। वर्तमान कितने जाते हैं? 245 जाते हैं, इतना जा सकते हैं। 250 में निर्वाचित कुछ जाएंगे, कुछ मनोनीत। निर्वाचित में भी राज्य से कुछ निर्वाचित होते हैं, कुछ केंद्र शासित प्रदेश से, और मनोनीत में इस क्षेत्र से। तो अधिकतम इतने जा सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जाते कितने हैं अगर ये पूछा जाए तो वर्तमान में जाते हैं 245, कुछ निर्वाचित कुछ मनोनीत। राज्य से, संघ से कितने, राज्य से कितने, मनोनीत कहाँ से, ये बात मैंने आपको कंप्लीटली गठन से संबंधित आपको बताया। इस चार्ट से आप अगर याद रखेंगे तो सवाल मिलने ही मिलने हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता क्या कही गई है। तो योग्यता में मैंने पहले ही बताया, राजनेताओं की कोई योग्यता नहीं होती है। केवल इतना आपको याद रखना, भारत का नागरिक हो, 30 साल का उम्र पूरा कर लिया हो, भारत राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पे न हो, पागल न हो, दिवालिया न हो। पागल मतलब मेंटल ना हो, और दिवालिया मतलब पैसा वैसा खा के सरकार का भागा ना हो। तो योग्यता में क्या क्या है आपको याद रखना, भारत का नागरिक हो एक तो ये, और दूसरा क्या याद रखना, आयु आपको याद रखना 30 वर्ष पूरा कर चुका हो। फिर आपको क्या करना है, लाभ के पद पर ना हो, पद पर ना हो। कौन से लाभ के पद पे? तो कहिएगा भारत या राज्य सरकार के अधीन कोई भी। फिर उसके बाद पागल कहिएगा नहीं होना चाहिए, और कहिएगा दिवालिया घोषित न किया गया हो, तो उसको राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता मिल जाती है। फिर सवाल उठता है कि इनका चुनाव कैसे किया जाएगा।
इनका चुनाव कैसे होता है, अगर इस पे हम बातचीत करें तो चुनाव पे हम ये कहना चाहेंगे चुनाव में कि इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के विधानसभाओं के द्वारा होता है। एक तो आपको याद रखना अप्रत्यक्ष होगा। फिर कहना है राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा, और प्लस कह सकते हैं आप संघ राज्य, जो संघ राज्य यानी कि केंद्र शासित जो क्षेत्र होता है का संघ राज्य क्षेत्र जो यानी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा, जहाँ जहाँ विधानसभा होगा वहाँ से इनका चुनाव होकर के जाता है। मतदान तो गुप्त ही होगा, ये बात याद रखिएगा। आंशिक गुप्त मतदान होता, आंशिक गुप्त मतदान होता। इस तरह से आंशिक, यहाँ पे राज्यसभा हम लोग पढ़े ना, लोकसभा तो नहीं है, राज्यसभा में हम ये कह सकते हैं आंशिक खुला मतदान, आंशिक खुला मतदान होता है। यहाँ पे राज्यसभा में आंशिक रूप से खुला मतदान होता है। ये सारी बातें हम लोगों को चुनाव से संबंधित याद रखना है। फिर इसके अलावा राज्यसभा से अगली बात हम लोगों को ये लिखना है कि इसका अवधि कितना है, राज्यसभा का अवधि कितना होता है या इसका कार्यकाल क्या होता है। तो आपको एक लफ्ज़ों में बस ये जानना है कि राज्यसभा का जो अवधि है ये अस्थाई सदन है, ये अस्थाई सदन है। और अस्थाई सदन होने के नाते आपको क्या कहना है कि ये कभी भंग नहीं होता है, कभी भंग नहीं होता है, भंग नहीं होता है। तो ये बताइए इसका कार्यकाल क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये इसका कार्यकाल अस्थाई है, कभी भंग होता ही नहीं है। जब भंग होगा तब न कार्यकाल तय किया जाएगा। या ये बात इसमें कह सकते हैं, ये बात इसमें कह सकते हैं हम, ये बात इसमें कह सकते हैं कि जो इसके सदस्य होते हैं, सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, सदस्यों का कार्यकाल वो होता है 6 वर्ष, न कि राज्यसभा का कार्यकाल। याद रखिएगा जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। राज्यसभा तो अस्थाई सदन है, कभी भंग होता ही नहीं है, तो इसका कार्यकाल राज्यसभा का नहीं होता, सदस्यों का कार्यकाल होता है। ये बात आपको याद रखना है। और एक बात इसमें और आपको याद रखना है कि इसमें से 1/3 जो सदस्य होते हैं, इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं ये सेवानिवृत्त किए जाते हैं। 1/3 सदस्य जो होते हैं उनकी 2-2 साल में उनकी 6-6 वर्ष पूरा हो जाती है। और ऐसे लोग जो 2 साल में, हर 2 साल में अपना 6 वर्ष कुछ लोग होते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया गया, 3 पार्ट में इसका चुनाव कराया जाता है। तो 2 साल में कुछ लोग ऐसे होते हैं 1/3 6 साल हो गया, निकाल दिया जाएगा, नया ला के भर दिया जाएगा। फिर अगले 2 साल में 6 साल कुछ लोग हो जाएंगे पुराने वाले, उनको निकाला जाएगा, नया भरा जाएगा। फिर अगले 2 साल में 6 साल हो जाएंगे, निकाला जाएगा, नया भरा जाएगा। फिर पहली बार जिसको भरा गया था वो पुराना हो जाएगा, उसको अगली बार निकाल दिया जाएगा, 6 साल हो जाएगा। इस तरह से इसमें चलता है। तो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। ये बात आपको याद रखना। और ये ऐसे सदस्य होते हैं जो 6 साल पूरा कर लिए होते हैं, ये बात आपको याद रखना। फिर इसकी अधिवेशन को हम लोग देख लेते हैं। राज्यसभा का जो अधिवेशन होता है इससे संबंधित हम लोगों को क्या क्या जानना है। तो कोई भी अधिवेशन हो, साल में कम से कम 2 बार, साल में कम से कम 2 बार होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए। ये बात आप याद रखिएगा। और ये भी बात आप याद रखिएगा कि प्रथम अधिवेशन की अंतिम तिथि और प्लस द्वितीय जो सेकंड अधिवेशन है, सेकंड अधिवेशन की प्रथम तिथि, प्रारंभिक जो तिथि होता है, प्रथम तिथि के बीच 6 माह से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। ये भी बात आपको याद रखना, अंतराल नहीं होना चाहिए, ये बात आपको याद रखना। यानी अधिवेशन में आपको क्या याद रखना, साल में कम से कम 2 बार हो, और पहला अधिवेशन की बैठक की अंतिम तिथि और दूसरे अधिवेशन बैठक की प्रारंभिक तिथि जो होती है उसके बीच में 6 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसके बाद राज्यसभा के अगर सदस्यों को वेतन भत्ता देखा जाए और शपथ प्रतिज्ञान देखा जाए तो शपथ के बारे में हम एक लाइन में बात कर सकते हैं इनके शपथ से संबंधित मुद्दों पे। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपना शपथ धारण करते हैं राष्ट्रपति के समक्ष। तो इसमें एक जवाब बस आपको याद रखना है, राष्ट्रपति के समक्ष ये शपथ धारण करते हैं। फिर इनके वेतन भत्ते पे बात किया जाए, इनके वेतन भत्ते पे
तो इनका वेतन भत्ता से संबंधित आपको क्या याद रखना है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके वेतन भत्ता जो होती है वो वो संचित निधि से दी जाती है, संचित निधि से दी जाती है, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 266 में है। और वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है, तो निर्धारण जो करता है वो संसद करता है। तो दो बातें तो ये मुख्य रूप से आपको याद रखना है, ये दो बातें आपको मुख्य रूप से याद रखना है। पेंशन उन्शन का कोई प्रावधान इन लोगों के पास नहीं होता। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में। सभापति और उपसभापति के बारे में। उपसभापति, तो मान लीजिए ये सदन है, मान लीजिए ये सदन है, तो इसमें सब मेंबर चुन के गए हैं, ये सब सदस्य चुन के गए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, सदस्य चुन करके गए हैं। इन्हीं सदस्यों में से और कुछ अतिरिक्त भी, ये मान लीजिए ये मैंने बना दिया, और ये मान लीजिए ये मैंने बना दिया, ये हमने बना दिया। तो ये जो होगा, ये जो होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग, ये जो है ये सब के सब, सपोज करिए सब के सब सदस्य हैं, सदस्य। ये जो है इसको हम कह सकते हैं उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष, या उपसभापति कहिए, उपसभापति, उपसभापति है, उपसभापति। और ये कहिए आप सभापति है, सभापति। बाकी वरिष्ठतम सदस्य होते हैं, प्रोटेम होके हैं, ऐसे तमाम सारे लोग होते हैं, सब हमारे डिटेल की क्लास में बताएंगे। यहाँ आपको केवल क्या समझना है, यहाँ आपको समझने वाली केवल क्या बात है, ये है कि ये जितने सदस्य होते हैं, ये सारे सदस्य जो अभी वर्तमान में जाते हैं, कितना 245, जिसमें से कह सकते हैं 233 इसमें से जो चुनाव से जा रहे हैं, निर्वाचन से, अभी मैंने शुरू में ही बताया। और मनोनीत इसमें से जा रहे हैं, 12 कहाँ से जा रहे हैं, मनोनीत। अभी हमने इसको बताने की कोशिश किया आपको, 12 इसमें से कहाँ जा रहे हैं, तो आप कहेंगे मनोनीत जा रहे हैं। वर्तमान सदस्य में 12 मनोनीत जा रहे हैं, 233 निर्वाचित जा रहे हैं। तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको ये बताया, हमने, एक मिनट, हमने आपको क्या बताया, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो राज्यसभा है, ये जो सदस्य जा रहे हैं निर्वाचित और मनोनीत, मनोनीत को अभी कुछ समय के लिए हटाइए, निर्वाचित रखिए, चुनाव से जीत के जा रहे हैं। अब ये सारे जो जीत के जाते हैं, इसमें से एक व्यक्ति अध्यक्ष होता और एक उपाध्यक्ष होता, बाकी वरिष्ठतम सदस्य भी होते हैं। लेकिन जो इसमें अध्यक्ष होता है ना, जो सभापति होता है, इसकी एक खास बात है, ये इन लोगों में से एक नहीं होता है, यानी सदन का सदस्य नहीं होता है। सबसे पहले हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं सभापति, फिर मैं आपको बताऊंगा उपसभापति, और तभी से तो लीला चल रही थी सदस्यों के बारे में। तो हम सबसे पहले आपको पढ़ाने चल रहे हैं पदाधिकारी में सभापति के बारे में, नहीं इसके बारे में आपको बताने चल रहा हूँ। तो सभापति के बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखना है अपने एग्जाम के नज़रिए से। सभापति को अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात इसमें याद रखना है कि उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति। पदेन सभापति का मतलब ये हुआ कि बनता है उपराष्ट्रपति, लेकिन बन जाता है राज्य, उपराष्ट्रपति के साथ साथ राज्यसभा का सभापति भी बन जाता। दूसरी बात सभापति जो होता है, सभापति, ये सदन का सदस्य नहीं होता है, सदन का सदस्य नहीं होता है, सदस्य नहीं होता। इसीलिए कई बार पूछा जाता है किस सदन का सदस्य, किस सदन का सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता, तो आपको एक ही जवाब देना चाहिए, वो है राज्यसभा। राज्यसभा सदन का जो सभापति होता है उस सदन का सदस्य नहीं होता। तीसरी बात आपको ये याद रखना है कि अगर ये सभापति जो है राज्यसभा का, अगर ये राष्ट्रपति की हैसियत से जाके काम करने लगा, तो ये राज्यसभा का सभापति नहीं रहता है, उस हालत में इसको राज्यसभा का सभापति नहीं माना जा रहा। जितना उपराष्ट्रपति का काम काज होता, मैंने उपराष्ट्रपति पढ़ाते समय बताया था, वो उपराष्ट्रपति के जितने वेतन भत्ते पेंशन इत्यादि सुविधाएं दी जाती हैं, वो सब के सब राज्यसभा सभापति के नाम पर ही दी जाती हैं, उपराष्ट्रपति के नाम पर उसको कुछ भी नहीं मिलता। इसके अलावा आपको ये जानना है कि सभापति का जो वेतन भत्ता सभापति के नाम पे दिया जाता है, वो संसद निर्धारित करती है और दिया जाता है संचित निधि से। तो इसका वेतन जो है वो कहाँ से मिलता है, संचित निधि से दिया जाता है, संचित निधि से 266। और निर्धारण इसका कौन करता है, तो इसका निर्धारण जो करता है वो करता है संसद। ये बात आपको याद रखना है, इसके वेतन भत्ता है। बाकी इसके अलावा आपको ये जानना है कि जो सभापति होता है, अगर मान लीजिए
कि सदन में किसी मुद्दे को लेकर बातचीत चल रहा है, इसमें सपोज करिए कितना है 245 लोग जो हैं, अगर मान लीजिए इसमें से उपस्थित हुए हैं किसी मुद्दे को लेके कामकाज करने के लिए, मान के चलिए 200, और इसमें से 100 आदमी कह रहा है हाँ, 100 आदमी कह रहा है ना, ऐसा कोई बात आ गया मुद्दा में, कोई मुद्दा छिड़ा जिसमें 100 कह रहे हैं हाँ, 100 कह रहे हैं ना। ऐसी स्थिति में क्या होता है, सभापति निर्णायक वोट डालता है। निर्णायक वोट का मतलब ये हुआ कि इस 100 हाँ 100 ना में अब सभापति जिधर कह दे, हाँ के तरफ अगर कह दिया तो बात हाँ हो गया, ना के तरफ कह दिया तो बात ना हो गया। इस तरह का अधिकार उसको दिया गया है। यानी कि अगली बात आपको ये जानना है कि इसको निर्णायक मत देना है। ये निर्णायक वोट देने का अधिकार रखता है, वोट देने का अधिकार रखता है। नए सदस्य आते हैं उनको शपथ दिलाने का काम करता है। इसके अलावा देखा जाए तो संसद के जितने सारे सदस्य हैं, इन सारे सदस्यों के त्यागपत्र को स्वीकार करने का काम कौन करता है, तो सभापति ही करता है। तो सदस्यों के त्यागपत्र को लेता है। जो बात मैं नहीं लिख रहा हूँ आप लिख लीजिएगा, मैं बोलते जा रहा हूँ। सदस्यों के त्यागपत्र को भी स्वीकार करता है। ठीक, इसके अलावा देखा जाए तो जो सभापति होता है, उस सभापति के कामकाज में संसद के सदन में किसको क्या बोलना है, राज्यसभा में क्या बोलना है, क्या पूछना क्या नहीं पूछना, सारी मर्यादा को बना के रखना है। इन सारी बातों का अधिकार जो होता है वो सभापति के पास रहता है। साथ ही साथ हम लोगों को ये देखना है कि सभापति में सभी काम वो समाहित होते हैं। जो उपराष्ट्रपति की शक्तियों में हम लोगों ने पढ़ा है वो सब के सब कार्य यहाँ पे हम लोग समाहित कर सकते हैं, जितना मैंने उपराष्ट्रपति की शक्ति पढ़ा है। खैर यहाँ भी अभी मैंने बताने की कोशिश किया थोड़ा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इस सदन में दूसरा जो शख्स है वो उपसभापति है। तो उपसभापति से हमको क्या क्या करना है, दो बातें ये याद रखना। उपसभापति, अगली बात क्या है, उपसभापति। तो उपसभापति में हमको सबसे पहली बात तो ये जानना है, सभापति में हमने कहा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति उपसभापति नहीं होता। यहाँ लिखा सभापति ये सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन यहाँ जानना आपको कि सभापति जो उपसभापति होता है ये इसी सदस्य में से एक होता है, और यही सदस्य में से लोग मिल के उपसभापति को चुनते हैं। लेकिन सभापति जो होता है ये इसमें से नहीं होता। सभापति सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन उपसभापति सदन का सदस्य होता है, और उपसभापति का चुनाव ये सारे सदस्य मिलके ही करते हैं। ये बात आपको माइंड करने की बात है, ये याद रखने की बात है। सबसे पहली बात, ये सदन का सदस्य होता है, ये लिख लीजिएगा, ये सदन का सदस्य होता है, सदस्य होता है। इसके बाद आपको ये जानना है कि ये सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, कोई पदेन उदेन नहीं होता, निर्वाचित होता है। और तीसरी बात ये जानना है कि अगर मान लीजिए ये सभापति किसी वजह से नहीं है तो सभापति का काम लगता है करने के लिए, और ऐसी हालत में वो सभापति के हैसियत से काम करता है, सब कुछ सभापति के हैसियत से कामकाज करता है। तो तीसरी बात आपको क्या लिखना है कि सभापति के अनुपस्थिति में क्या करता है, अनुपस्थिति में कार्य करता है, यानी कि सभापति का कार्य करता है। इसके अलावा देखा जाए कि सभापति जब उपसभापति जो होता है वो अपना त्यागपत्र अगर देना चाहे तो त्यागपत्र किसको देगा, वो त्यागपत्र देता है सभापति को ही। यानी उपसभापति किसी भी समय सभापति को त्यागपत्र दे करके गद्दी छोड़ सकता है। फिर बात करें अगर इसके वेतन भत्ते का, जैसे वहाँ देखे, बात करें इसके शपथ का, जैसे वहाँ देखे, ऐसे तमाम सारे प्रावधान को यहाँ भी एक एक लाइन में हम देख लेते हैं। तो जो उपसभापति होता है इसका भी वेतन भत्ता संचित निधि से ही दिया जाएगा, और निर्धारित कौन करेगा, तो संसद ही करता है। ये बात आप याद रखिएगा, संचित निधि से ही दिया जाएगा। और इसका जो वेतन भत्ता होगा 266 से, और उसमें जो मैंने बताया है इसका निर्धारण कौन करेगा, तो आपको ये याद रखना, निर्धारण संसद ही करेगा। सब बातें सभापति वाली ऐसे ही लागू करते जाइएगा। अगर उपसभापति सभापति के हैसियत से गद्दी पे बैठ के काम करता है और उस स्थिति में सदन में विधेयक कोई गड़बड़ हो जाती है, जैसे यहाँ वाली बात मैंने आपको बताया, उपसभापति मान लीजिए सभापति की हैसियत से काम कर रहा है और उस समय विधेयक पे चल रहा है, 100 बराबरी आ गया, तो निर्णायक वोट उपसभापति को भी देने का है। लेकिन कब, जब उपसभापति सभापति की हैसियत से काम करता होगा तब निर्णायक वोट देने का अधिकार है। ये बात आप याद रखिएगा।
इसके अलावा भी बहुत सारे कामकाज सभापति और उपसभापति के हैं, सारी बातें डिटेल से बताऊंगा क्लास में। बाकी इतनी सारी चीज़ें आपके आरओ से ताल्लुकात रखने वाले हैं। इसके अलावा राज्यसभा की अगर हम बात करें, राज्यसभा के कार्य और शक्ति क्या क्या है, तो कार्य और शक्तियों में सबसे पहली बात हम लोग इसमें ये देखेंगे, राज्यसभा के कार्य और शक्तियों को देख लें। तो कार्य शक्तियों में 2-3 बातों को हम लोगों को देखना है। सबसे पहले हम लोगों को देखना है राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने के अधिकार से संबंधित, यानी पूछा जाता है सीधे सीधे अनुच्छेद 249। इसमें यह कहा गया कि राज्यसभा अगर अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करके अगर संसद को दे देती है, तो जिस मद के लिए देगी, संसद के पास इतना अधिकार हो जाएगा कि वो कानून बनाए। लेकिन संसद का बनाया गया कानून जो होगा केवल 1 वर्ष लागू होगा। अगर 1 वर्ष बाद राज्यसभा चाहती है कि और भी लागू रहे, तो दोबारा उसको 2/3 बहुमत पारित करके देना पड़ेगा। और इस तरह से अनंत काल तक संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा चाहेगी तो राज्य सूची के विषयों पर जो समझ रही है उस विषय पे कानून बनवा के संसद से अनंत काल तक लागू करवा सकती है। ये बात आप याद रखिएगा। पीसीएस में कितने दिन तक एक बार में होता है, ये डेट ही एक बार पूछ दिया था, 1 वर्ष। तो ये सारी बात आपको याद रखना। फिर दूसरी बात है अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, यानी कि दूसरा हम लोग देखेंगे, ये तो राज्य सूची के विषय पे कानून बनाना। दूसरा अखिल भारतीय से संबंध में अब देखें तो यहाँ 312(1) यही काम यहाँ भी करेगी, 2/3 बहुमत से पारित करके अखिल भारतीय कानून बनवा सकती है। संसद कानून बनाने के लिए तत्पर है। तीसरा अगर देखा जाए धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में, तो विधेयक के संबंध में अगर देख लिया जाए राज्यसभा का अधिकार, तो यहाँ मैं बता दे रहा हूँ यही अधिकार आप लोकसभा में भी लागू करिएगा। विधेयक के संबंध में अधिकार, विधेयक के संबंध में, तो विधेयक को अगर देखा जाए तो विधेयक 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के कौन कौन विधेयक होंगे, तो यहाँ हम लोग ये जान लेंगे। एक तो होगा धन विधेयक। दूसरा हम लोग देख लेते हैं साधारण विधेयक। और तीसरा हम लोग ये देख लेते हैं संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तो इसमें से विधेयक को सरसरी निगाह से बस हम एक एक करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर हम बात करें साधारण विधेयक का, तो साधारण विधेयक में बस आपको ये जानना है, साधारण विधेयक में बस एक ये जानना है, मान लीजिए यहाँ संसद है और यहाँ राज्यसभा है, यहाँ लोकसभा है, ये राज्यसभा है और ये जो है ये लोकसभा है। तो लोकसभा अगर कोई विधेयक देता है पारित करके राज्यसभा को, तो राज्यसभा उसको अपने पास कितने समय तक रख सकता है, ये 6 माह तक रख सकता है। अगर 6 माह के बाद भी राज्यसभा कोई विधेयक लोकसभा द्वारा दिए गए विधेयक पे अगर 6 माह से ज़्यादा रोक लेता अपने पास, यहाँ राष्ट्रपति मान लीजिए बैठा है, कानून बनता है कि लोकसभा राज्यसभा को देगा, राज्यसभा उस पर सहमति जताएगा 6 महीने के अंदर, तो वो विधेयक ट्रांसफ़र होकर कहाँ आ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उस पर मोहर मारेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, कानून बन जाएगा। ये नियम है। लेकिन मान लीजिए लोकसभा ने दिया और राज्यसभा क्या किया, उसको 6 महीने अपने पास रख लिया और उस पर कोई जवाब नहीं दे रहा, चाहे नहीं मान रहा, तो ऐसी स्थिति में इसको साधारण विधेयक अगर कोई है, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग साधारण विधेयक के संबंध में। अगर कोई साधारण विधेयक है जिसको लोकसभा ने पारित करके दिया, तो राज्यसभा सवाल पूछता अधिकतम कितने समय तक अपने पास रोक सकता है, तो आप कहिएगा 6 माह तक। 6 माह के बाद भी अगर नहीं देगा तो दोनों अधिवेशनों की क्या की जाती है, मैंने आगे पढ़ाया था राष्ट्रपति में भी आपको, संयुक्त अधिवेशन करवाई जाती है। और संयुक्त अधिवेशन जब होता है तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। और लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है संयुक्त अधिवेशन का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत ये अधिवेशन चलता है। दोनों सदन की बैठक कराई जाती है। अगर दोनों सदन साधारण बहुमत से मंजूरी देकर के पास कर देते हैं तो कानून बन जाएगा, नहीं पास करते हैं तो लोकसभा की इतनी ताकत नहीं है कि राज्यसभा के बिना सहमति से कानून बना पाए। अगर राज्यसभा चाह देगी तो लोकसभा के बनाए गए विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता, लेकिन ये साधारण विधेयक में होता है। और साधारण विधेयक पे राज्यसभा का अंतिम अधिकार केवल 6 माह होता है। लेकिन अगर वहीं बात करें हम धन विधेयक की, धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक में आपको, या यहीं पे संविधान संशोधन विधेयक भी रख लीजिए, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो धन विधेयक आपको केवल हम अभी जो बताने चल रहे हैं, आपको धन विधेयक के ही बारे में अभी हम आपको बताने चल रहे हैं। मान लीजिए यहाँ संसद है और इसके दो सदन है। एक यहाँ पे राज्यसभा है और दूसरा है लोकसभा।
और यहाँ पर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो आपको ये देखना है, अगर मान लीजिए लोकसभा वित्त के रूप में राष्ट्रपति कहता है कि वित्त विधेयक को पेश किया जाए लोकसभा में ही पेश होता है ये धन विधेयक। तो एक अनुच्छेद 110 के तहत लोकसभा अध्यक्ष बताता है कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। जैसे साबित कर देगा तो लोकसभा उसको पारित करेगा, पारित करके सीधे ट्रांसफर करेगा राज्यसभा को। राज्यसभा अगर पारित कर दिया तो दोनों के द्वारा बनाए गई बातें कहाँ चली आएंगी, राष्ट्रपति के साथ मारेगा मुहर, बनेगा कानून। लेकिन मान लीजिए लोकसभा ने दिया और दोनों सहमत नहीं हुए तो राज्यसभा उसको अधिक से अधिक अपने पास कितने दिन तक रख सकता है, 14 दिन तक। यानी कि और दूसरी बात याद रखना, यहाँ संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, जैसा कि साधारण विधेयक अनुच्छेद 108 कर रहा था। यहाँ संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। तो संयुक्त अधिवेशन धन विधेयक पे भी नहीं होता, संविधान संशोधन विधेयक पे भी नहीं होता, केवल और केवल साधारण विधेयक पे आपको याद रखना, वित्त विधेयक याद रखना। तो ये सारी बातें आपको विधेयक से संबंधित याद रखना, इतनी सारी बातें। बाकी हम लोग इसी में सरसरी निगाह से जितनी सारी बातें बताए हैं राज्यसभा में, सब के सब लोकसभा में अप्लाई होगा। तो कुछ बातें हम लोकसभा में नई आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो अब हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोकसभा के बारे में। लोकसभा तो मैंने राज्यसभा के बारे में तो आपको पूरी बातें बता दिया। अब हम आपको बताने चल रहे हैं लोकसभा के बारे में। राज्यसभा में मैंने आपको क्या क्या बता दिया, एक बार रिकॉल कर देते हैं। 1 मिनट के लिए मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। मैं संसद आपको पढ़ाने के लिए आया, संसद में विधायिका को संसद के सदन और अंग बताया। फिर उसके बाद मैंने राज्यसभा के गठन को बताया, फिर उसमें गठन में अधिकतम सदस्य कितने बताएं, फिर मैंने वर्तमान सदस्य कितने इसको बताने की कोशिश किया। योग्यता क्या है, चुनाव कैसे किया जाता है, इसकी अवधि कार्यकाल क्या, अधिवेशन क्या है। इसके बाद अधिवेशन के बाद मैंने आपको बता दिया शपथ, वेतन भत्ता के बारे में बता दिया। सभापति उपसभापति के बारे में मैंने स्पेशल सभापति के बारे में बता दिया। फिर उपसभापति के बारे में कुछ निर्णायक सवाल बताया, कार्य और शक्तियों के बारे में बताया, विधेयक के बारे में मैंने आपसे बातचीत किया। अब मैं आपसे लोकसभा से संबंध में बातचीत करने वाला हूं। तो सरसरी निगाह पे मैं आपसे बातचीत कर लेता हूं लोकसभा के संबंध में। तो सबसे पहली बात यहाँ से भी शुरुआत कर लेते हैं कि भैया इसकी स्थापना कब हुई। जैसे उसकी स्थापना हम लोगों ने देखा, ऐसे इसकी भी स्थापना कभी न कभी हुई होगी। तो 6 मई 1952 को देखा जाए। हाँ, राज्यसभा में एक बात और चाहें तो आप नोट कर लें, पूछा जाता है राज्यसभा में सबसे अधिक सीट किस राज्य से है, सबसे अधिक सदस्य कहाँ से जाते हैं, ये सवाल पूछता है। तो वो जाते हैं उत्तर प्रदेश से। मेरे दिमाग से उतर रहा था, अभी याद आया, मैंने बता दी उत्तर प्रदेश से। और कितने, 31। ये भी आपके सवाल के रूप में आरओ में आने की संभावना है। तो स्थापना अगर देखा जाए तो 6 मई 1952 आप याद रखिएगा, 6 मई 1952। जैसे उसका हम लोगों ने गठन देखा, ऐसे इसके भी गठन को हम लोग देखेंगे। तो इसके गठन से संबंधित हम लोगों को मुख्य रूप से 3 अनुच्छेदों को मुख्य रूप से देखा जाए तो 2 अनुच्छेद हम लोगों को देखना है, एक अनुच्छेद 81 और एक अनुच्छेद 331। तो सबसे पहले हम बताते हैं क्या कहता अनुच्छेद 81। तो 81 के कई क्लास देखे जाते हैं इसके गठन से संबंधित। तो हम लोगों को हेडिंग ही डाल लेना चाहिए। अब गठन में सबसे पहले हम आपको अनुच्छेद 81 1 क के बारे में बताता हूँ। अनुच्छेद 81 1 क के बारे में ये क्या कहता है गठन से संबंधित। ये कहता है कि लोकसभा में राज्य से अधिक प्रतिनिधि जो होंगे, यहाँ पर भी एक चीज़ जान लीजिएगा, यहाँ पर भी एक चीज़ जानिएगा। अगर गठन देखा जा रहा तो गठन में यहाँ पर भी अधिकतम और वर्तमान होगा। अधिकतम सदस्य और वर्तमान यहाँ पे जैसे राज्यसभा में था ऐसे यहाँ पर भी हुबहू होगा। अधिकतम जो होगा वो कितने, 550। पहले 52 थे तो 552, ये भी संशोधन जो हुआ उसको हम लेके मानते हैं, लेके बाद में हम घटाते हैं। तो 552 था, लेकिन हो कितना गया, 550। ठीक, ये कितना था, 200, ये 545 था, 545 था 2020 के पहले। हो कितना गया, 543। ये क्यों कहानी घटा है, ये कहाँ से जाते हैं, सारी स्ट्रक्चर को जैसे वहाँ बनाया था वहाँ यहाँ पर भी बना के मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताने चल रहा हूँ आपको अधिकतम सदस्यों के बारे में। सबसे पहले जो 552 थे वो कहाँ से आए और घट के 552 होंगे, ये कहाँ से होंगे और घट के कैसे 550 हो गए आज के डेट में, पहले ये बताता हूँ, फिर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँ। इस पर चार्ट बनाने से सीट नहीं है, इसलिए मैं एक एक करके बता, पहले अधिकतम सदस्य फिर वर्तमान सदस्य। तो हम लेके चलते पहले आपको अधिकतम सदस्य।
पहले आपको कहाँ लेके चला मैंने, अधिकतम सदस्य के बारे में। तो अधिकतम सदस्यों को अगर देखा जाए तो लोकसभा में ये कहा गया कि अधिकतम सदस्य जो होंगे वो कितने होंगे, तो वो 552 होंगे, 552 होंगे। लेकिन आपको याद रखना, जब मूल रूप से, अब इस 552 में एक चीज और आपको याद रखना, ये 552 कहाँ से होंगे। तो इसके लिए संविधान का अनुच्छेद 81(1) का ये कहता है, अनुच्छेद 81(1) का ये कहता है, ऐसे कर लीजिए, अधिकतम सदस्य कितने होंगे, तो यहाँ कर लीजिए 552। और इसमें 552 में अनुच्छेद 81(1) का ये कहता है कि राज्यों से कितने होंगे अधिकतम, तो कहता है 520 होंगे, राज्यों से 520 होंगे अधिकतम। 552 में 520 कहाँ से होंगे, राज्य से, अनुच्छेद 81(1) का के तहत अधिकतम। फिर कहा गया अनुच्छेद 81(1) ख में, इसी में दूसरा जो है अनुच्छेद 81(1) ख में, कि अधिकतम जो सदस्य होंगे राज्यों से, यहाँ 520 थे, यहाँ संघ राज्यों से लिख लीजिएगा, संघ राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश से कितना होंगे, 20। कितना हो गया भैया, 520, 30 यहाँ करिए, 1 मिनट रुकिएगा, 552 है तो 500 यहाँ 20 ना करिएगा, यहाँ 30 करिएगा, 530। और ये कितने होंगे, 520, कितना हो गया, 550। फिर 81(1) का यहाँ कहता अनुच्छेद 331, क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितना होंगे, तो 2 हो गया ना, 552। तो अधिकतम इतने होंगे। लेकिन हमारे संविधान में संशोधन किया गया, और वो संशोधन जो किया गया है वो हुआ है 104 नंबर का संशोधन, 104वां। और 104वां जो संविधान संशोधन हुआ है वो 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ। और इसमें जो आंग्ल भारतीय वाला प्रावधान है, ये वाला, इसको क्या किया गया है, इसको समाप्त किया गया। किसको समाप्त किया गया, इसको। अब जब ये समाप्त हो गया तो 2 गो अब घटा दीजिए। आज अगर हम आपसे कहें कि अधिकतम कितना है भैया सदस्य, अधिकतम सदस्य आज कितना है, तो आप बड़े प्यार से कहिएगा कि साहब अधिकतम जो सदस्य हैं वो 552 नहीं बल्कि 550 हैं। इसमें से 530, 520 ये अधिकतम हो सकते हैं। सवाल ये बनता है कि क्या जब मेरा संविधान तैयार हुआ तो ये 550-52 की कहानी उस समय भी थी? नहीं थी। तब कैसा थे? तो प्रारंभ में, यानी संविधान बना उस समय, प्रारंभ में देखा जाए तो केवल और केवल हमारे संविधान में लिखा गया था कि 500 सदस्य होंगे। लेकिन आगे चल के 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, और इस समय 7वां संविधान संशोधन जो हो रहा है 1956 में, इस समय क्या किया गया, 500 से बढ़ा के 525 किया गया। फिर इसके बाद 31वां संविधान संशोधन हुआ, 7वां संविधान 1956 के बाद 31वां 1973 में, और इस समय क्या कहा गया, इस समय कहा गया कि 545 होंगे। 525 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 545 कर दिया गया। आज के डेट में अगर देखा जाए, आज के डेट में इसमें से 104वां संविधान संशोधन करके 2020 में 2 गो क्या किया गया, 2 सदस्य घटे। अब 2 घटे तो 545 माइनस 2 बराबर 543। तो वर्तमान में पूछा जाएगा वर्तमान सदस्य कितना है भैया, तो आपका जवाब होना चाहिए 543 है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक। अब हम चलते हैं लोकसभा के। इस 543 में भी 524 राज्य से जाएंगे, 19 केंद्र शासित प्रदेश से। तो मैं लग रहा है ज़्यादा गहराई में आपको लेके चला गया। मैं गहराई में अभी आऊँगा तो और इसको तोड़ने की कोशिश करूँगा। तो इसमें से 9 इधर कर लीजिएगा और 9 घटा दीजिएगा तो 524 6 34 6 40 6 3 43, तो 34 आएगा। जितना भी आएगा जोड़ घटा लीजिएगा अगर डाटा गड़बड़ होगा। इसका 9 इधर कर दीजिएगा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित, और बाकी बचे हुए जो हैं उसको राज्य में जोड़ दीजिएगा जितना सदस्य है। तो डिटेल की जब क्लास लेकर तो इसको तोड़ के बताऊंगा, और भी इससे गहराई सवाल पूछता है। लेकिन आरओ के लिए इतनी बातें आपको जानना जरूरी है। गठन से संबंधित क्या क्या बात है लोकसभा में ये जानना, अधिकतम, वर्तमान,
तो अधिकतम वर्तमान में आपको अधिकतम के बारे में ये जान लेना है, प्रारंभ से लेकर और वर्तमान के बारे में कुछ ये जानना है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस लोकसभा में जो सदस्य हैं, इसमें 2 अनुच्छेद याद रखिएगा, 330 331। 330 लोकसभा में SC ST आरक्षण देता है, याद रखिएगा। राज्यसभा में आरक्षण नहीं मिलता। जो अनुच्छेद 330 है ना, ये केवल लोकसभा में और विधान, ये 330 ये SC ST के जो लोग होते हैं, SC ST के लोगों को लोकसभा में आरक्षण देता है, लोकसभा में आरक्षण देता है, आरक्षण याद रखिएगा। राज्यसभा में आरक्षण नहीं दिया जाता, चाहे SC हो चाहे ST हो। विधान परिषद में आरक्षण नहीं दिया जाता, चाहे SC हो चाहे ST हो। लोकसभा और विधानसभा में ही केवल आरक्षण दिया जाता। और 331 तो मैंने अभी आपको बता दिया क्या था, ये तो आंग्ल भारतीय था। तो इस आंग्ल भारतीय वाली कहानी को तो समाप्त कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से। तो आज की डेट में ये कहानी नहीं है, ये नहीं है। अब हम लोग देखते हैं लोकसभा के सदस्य जो होते हैं उनकी योग्यता क्या होती है। गठन मैंने आपको बता दिया, अब योग्यता जान लीजिए। योग्यता के बारे में बस आप एक ही चीज याद रखिएगा, उम्र इनका 25 वर्ष, बस इतना याद रखिए। भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष का उम्र पूरा कर चुका हो, पागल ना हो, दिवालिया ना, ये वगैरह वगैरह जितनी बात हो पूछने वाला नहीं है, वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बस 25 साल आपको याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता। फिर इसमें हम लोग देख लेते हैं निर्वाचन। तो निर्वाचन में आपको बस 2 से 3 बात जानना है। पहले बात तो ये जानना, गुप्त निर्वाचन होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। पहली बात तो ये जानिएगा, गुप्त होता है, जनता सीधे वोट देने जाती है, देखिएगा बक्सा बना रहेगा, उसके अंदर चुरा के वोट दिया जाता कि कोई देखे ना, उसको कहा जाता गुप्त। दूसरा प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब सीधे जनता चुनने जाती है, सांसदों का वोट देने जाती है, सीधे जनता जहाँ देती है उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष। तीसरा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तीसरी बात सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार, मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या हुआ कि प्रत्यक्ष रूप से वोट डालने गुप्त रूप से वही व्यक्ति जाएगा जो वयस्क हो चुका होगा सार्वभौमिक रूप से। तो ठीक है, कितना उम्र के भैया वयस्क माना जाएगा, तो संविधान ने कहा 21 साल का। अब बाद में किया गया संशोधन इसमें, और इस संशोधन करके 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, और इस 21 साल की उम्र को घटा के कितना कर दिया गया, 18 वर्ष। यानी आज वयस्क किसी को मानेंगे तो कै साल के लोगों को मानेंगे, 18 साल के। अब 21 साल नहीं है। और ये वोट डालने जो 18 साल के लोग जाएंगे, किस अनुच्छेद के तहत इनको अधिकार दिया गया, तो 326 के तहत, याद रखिएगा 326 के तहत इनको अधिकार दिया। मैं यहाँ आपको क्या क्या बता, गुप्त रूप से मतदान होगा, प्रत्यक्ष होगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होगा, 21 साल के लोगों को वयस्क माना गया, 61वां संशोधन 1989 से घटा के 18 साल कर दिया गया, और वोट डालने वाले 18 साल के लोगों को अधिकार जो दिया गया वो संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत दिया गया है। भाई इतना याद आपको रखना। इसके अलावा हम लोगों को ये देखना है, इसके अलावा ये देखना है कि जो लोकसभा होता है उसकी अवधि और कार्यकाल क्या होता। तो जो मैं राज्यसभा को बताया हूँ कुछ ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे यहाँ अलग होता है। राज्यसभा को मैंने बताया है कि वो अस्थाई सदन होता है, लेकिन लोकसभा में क्या है, ये अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है। अस्थाई का सीधे सीधे मतलब ये हुआ कि इसको भंग किया जा सकता है, और जो चीज़ भंग किया जा सकता है जाहिर सी बात उसका कार्यकाल होगा, तो इसका कार्यकाल जाहिर सी बात है भाई होगा। तो कितना होता है, तो सामान्यतः इसका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन जरूरी नहीं है। 5 वर्ष से पूर्व भी, 5 वर्ष से पूर्व भी राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। अब ये क्यों किया जाएगा ये कहानी यहाँ नहीं बताएंगे, बस यहाँ ये लिखते चलिए आप, वो डिटेल की क्लास में ही बता पाएंगे क्यों राष्ट्रपति भंग करता, कौन सी ऐसी परिस्थिति किया जा सकता। ठीक, ये बात आप याद रखिएगा। अब यहाँ एक चीज़ और याद रखना है कि मान लीजिए देश में आपातकाल लागू हो गया, आपातकाल लागू हो गया, तो इस स्थिति में 5 वर्ष की डेट को 1 साल बढ़ा के 6 वर्ष किया जा सकता है, और जब तक आपातकाल रहेगा तब तक +1 हम करते चले जाएंगे जब तक आपातकाल रहेगा। लेकिन जब आपातकाल समाप्त होगा तो उस दिन से, जिस दिन से समाप्त होगा, समाप्त होने से, समाप्त की तिथि से केवल 6 माह और रहेगा, केवल 6 माह तक कार्यकाल रहेगा। मैं समझा दे रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको समझा दे रहा हूँ।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अवधि जो होगा 5 साल के लिए हो। 5 साल की इसकी अवधि है। ये अस्थायी सदन है, मतलब भंग किया जा सकता है। कार्यकाल 5 साल सामान्यतः है, लेकिन उससे पहले भी राष्ट्रपति चाहे तो भंग कर सकता है। अगर मान लीजिए देश में आपातकाल आ गया तो 5 साल में 1 साल बढ़ा दिया जाएगा, 6 साल। अगर आपातकाल खत्म नहीं हुआ तो 1 साल और बढ़ेगा, 7 साल, 1 साल और बढ़ेगा 8 साल, 1 साल और बढ़ेगा 9 साल। लेकिन जहिया आपातकाल समाप्त हो जाएगा उस डेट से लेकर केवल और केवल 6 महीने तक रहेगा। उसके बाद भंग करके नए लोकसभा का चुनाव करवा दिया जाएगा। एक समय ऐसा था जब हमारे लोकसभा का जो कार्यकाल था वो लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 6 साल कर दिया गया था। और वो समय था इंदिरा गांधी का जमाना, 42वां संविधान संशोधन 1976। इस समय क्या किया गया था, जो लोकसभा कार्यकाल था, लोकसभा कार्यकाल जो था उस लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष किया गया था। लेकिन आगे चल करके जब 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, तो घटा करके क्या किया गया, घटा करके फिर 5 वर्ष कर दिया गया। और तभी से आज तक 5 वर्ष ही लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है। ये बात आपको याद रखना है कार्यकाल से संबंधित। फिर इसके बाद लोकसभा में अगर अगली बात देखा जाए तो मध्यावधि चुनाव होता है, उपचुनाव होता है, मुख्य चुनाव होता है। तो 3 तरह के चुनाव होते हैं। तो चुनावों के बारे में जानना आपको जरूरी नहीं, लेकिन सरसरी निगाह से 3 बातों को जान लीजिए। एक तो होता है मुख्य चुनाव, मुख्य चुनाव होता है। एक होता है मध्यावधि चुनाव, मध्यावधि चुनाव होता है। और तीसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं उपचुनाव होता है। तो ये बात आपको वैसे जानना नहीं। मुख्य चुनाव में जब कंप्लीटली 5 साल में भंग होगा तो चुनाव करवाया जाता है। ऐसे जैसे 2024 में चुनाव को हम कहेंगे मुख्य चुनाव। लेकिन मान लीजिए सरकार बीच में गिर गई सरकार, अब दूसरा सरकार का गठबंधन से बनाया जाएगा तो कहा जाएगा मध्यावधि चुनाव हुआ। अब मान लीजिए कोनो सीट पे कोनो सांसद सदस्य था, सीट से जीत के गया था, या विधायक था जीत के गया था, लेकिन उसको हटा दिया गया, चाहे वो त्याग पत्र दे दिया, चाहे वो मर गया, किसी कारण से उसका गद्दी खाली हो गया, तो केवल उस विधानसभा में स्पेशल चुनाव करवाया जाता है, केवल उस संसदीय क्षेत्र में स्पेशल चुनाव करवाया जाता है। उसको कहते हैं हम लोग उपचुनाव। ये बात आपको याद रखना। अब हम लोग देखते हैं कि इसका अधिवेशन, लोकसभा का अधिवेशन के बारे में। जैसे राज्यसभा का अधिवेशन है वही बात बिल्कुल आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसका भी अधिवेशन क्या, साल में 2 बार, साल में 2 बार। और दूसरी बात क्या कि दोनों अधिवेशन के मध्य, दोनों अधिवेशन के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक। यानी पहली अधिवेशन की अंतिम तिथि, दूसरी अधिवेशन की शुरुआती तिथि के बीच में 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन साल में कम से कम 2 बार अधिवेशन होना चाहिए। वेतन भत्ते पे अगर बातचीत किया जाए, लोकसभा से संबंधित वेतन भत्ता, तो अभी जैसा मैंने राज्यसभा के संबंध में बताया बिल्कुल ऐसे आपको याद रखना। वेतन भत्ता देखा जाए तो इसे संसद के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। और ये वेतन भत्ता कहाँ से मिलता है, तो ये संचित निधि से ही दिया जाता है। तो ये बात यहाँ याद रखिएगा। निर्धारित कौन करता है, तो निर्धारण जो करेगा वे संसद करेगा। और दिया कहाँ से जाएगा, तो कहिएगा संचित निधि से दिया जाएगा। प्रावधान कितना है, तो कहिएगा 266 में इसका प्रावधान। ये वही बात याद रखिए जो वहाँ मैंने राज्यसभा में बताया। फिर बात करें अगर इसके सदस्यों की शपथ की, तो वहाँ भी मैंने राज्यसभा में भी शपथ बताया, तो उससे मैं रिकॉल करते हुए चलिएगा, इसलिए उसको थोड़ा समय देके मैंने बताने की कोशिश किया। अगर बात करें इसके शपथ की, तो जो सदस्य होते हैं लोकसभा सदस्य, पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं। अगर कोई सदन शपथ नहीं लेता है तो सदन के किसी भी बैठक में उसके हिस्सा में भागीदारी नहीं दिया जाता, न तो सदन में उसको वोट डालने का अधिकार दिया जाता है, न तो सदन के विशेषाधिकार का वो हकदार होता है। ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ केवल आपको याद रखना है राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति के या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। फिर हम बात करें अगर लोकसभा से संबंधित पदाधिकारी के, तो पदाधिकारी में आपको क्या क्या याद करना भैया। पदाधिकारी में बता देते हैं उसी तरह से, जैसे मान लीजिए ये लोकसभा है, सपोज करिए ये क्या है, ये है लोकसभा। यहाँ मान लीजिए जनता है, जनता ने वोट दिया, जनता ने क्या किया, वोट दिया। और वोट दे करके क्या किया, इसमें भेज दिया मेंबर, इसमें भेज दिया मेंबर। और ये सब मेंबर आकर के इसमें बैठे हैं, ये सब मेंबर आकर के इसमें बैठे हैं। ये बात याद रखिएगा।
अब इस मेंबर में ये सारे मेंबर मिल के क्या करेंगे, ये सारे मेंबर मिल के एगो बनाएगा अध्यक्ष, ये सारे मेंबर मिल के एगो के बना देगा उपाध्यक्ष, ये सारे मेंबर मिल के एगो के क्या करेगा, एगो के बना देगा मेंबर नहीं बल्कि राष्ट्रपति एक को क्या करेगा, एक को बना देगा प्रोटेम स्पीकर कह सकते हैं, प्रोटेम स्पीकर कह सकते हैं, या इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे थोड़ा अतिरिक्त दिखाई दे, बस ये बात आप याद रखेगा। मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ, थोड़ा आपको इसको समझाने की मैं क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये क्या है, ये है प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर। इनकी नियुक्ति कौन करता है भैया, तो राष्ट्रपति। ठीक, ये कौन होते हैं प्रोटेम स्पीकर जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो कहना है कि ये वरिष्ठ सदस्य होते हैं, सदन के वरिष्ठ सदस्य होते हैं। वरिष्ठ कैसे, तो बहुत ज़्यादा उम्र के होंगे, और दो आदमी के बराबर उम्र होता है तो उसमें पहले तो ये देखा जाता है कि इसमें सबसे ज़्यादा उम्र का आदमी कौन है। दो लोग बराबर बराबर उम्र के मिल गए, दो लोग बराबर बराबर, तो चुनाव सबसे ज़्यादा जीत के कौन गया है, अगर दो लोग बराबर बराबर चुनाव जीत के गए उसमें सबसे ज़्यादा उम्र का आदमी कौन है, इस तरह से वरिष्ठ निकाला जाता, तो वरिष्ठ आदमी को बना दिया जाता। ये क्या करते हैं भैया, तो ये जब ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष जितने सारे ये लोग होते हैं इनको सदस्य के रूप में शपथ देते हैं, सदस्य के रूप में शपथ देते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं भैया, इसके अलावा ये करते हैं कि जब तक अध्यक्ष नहीं गद्दी पे आया रहता है तो ये कार्यवाहियों का संचालन करते हैं, और वैसे अध्यक्ष सदन के भंग होने से गद्दी छोड़ता उड़ता नहीं है। अब थोड़ा सा दो लाइन जान लीजिए इस वाले गोले के बारे में। तो ये जो गोला है, ये गोला के नाम का है, ये गोला के नाम है उपाध्यक्ष, और हाई जोन गोला है इसका नाम क्या है, अध्यक्ष। तो हम विशेष करके आपको दो लाइन अध्यक्ष के बारे में, दो लाइन उपाध्यक्ष के बारे में बता देता हूँ। अध्यक्ष सारे सदस्य मिलके अध्यक्ष बनाएंगे, सारे सदस्य मिलके उपाध्यक्ष बनाएंगे। सारे सदस्य में सबसे ज़्यादा जो चुनाव जीत के गया होगा उसको प्रोटेम स्पीकर बना देगा। अगर दो बेर बराबर बराबर चुनाव जीत के कोई गया, 5-5 बेर दो आदमी चले गए, अब किसको बनाया जाए, तो दोनों में सबसे ज़्यादा उम्र के कौन है उसको बनाया जाए। तो ये तो मैं बता दिया। अब मैं बताता हूँ आपको पहले अध्यक्ष, फिर बता देता हूँ उपाध्यक्ष। इसकी कहानी हम लोग यहीं समाप्ति देंगे। तो देखते हैं हम लोग पहले अध्यक्ष के बारे में दो लाइन देख लेते हैं क्या क्या जाना। सबसे पहले बात, ये सदन का क्या होता है, सदस्य होता है, सदस्य होता है। जैसे वो राज्यसभा का सभापति सदस्य नहीं होता था। दूसरी बात सदस्यों द्वारा, यानी सदन के जो सदस्य होते हैं सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। तीसरी बात, सदन का प्रमुख पदाधिकारी होता, सदन का प्रमुख पदाधिकारी होता। चौथी बात, ये भी निर्णायक वोट देता, जैसे वो देता था ऐसे ये भी निर्णायक वोट दे सकता है। ठीक, निर्णायक वोट देता है। पांचवी बात, अगर ये नहीं है तो इसके अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कामकाज करता है, उपाध्यक्ष। फिर मान लीजिए इसको अपना त्यागपत्र देना हो अध्यक्ष को, तो त्यागपत्र किसको देगा, उपाध्यक्ष को देगा। ठीक, उपाध्यक्ष को। फिर इसके बाद देखा जाए तो जो ये होता है संयुक्त अधिवेशन का क्या करता है, बैठक, संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता करता है, अध्यक्षता। ठीक, इसके अलावा प्रमुख कार्य इसके देख लेते हैं क्या क्या है। ये सब आपको रट्टा मारना है, सब सवाल पूछे जाते हैं। सदन का सदस्य होता है, सदन द्वारा निर्वाचित होता है, प्रमुख पदाधिकारी होता है, निर्णायक वोट देता है, इसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष काम करता है, त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, सदन की मर्यादा को बनाए रखने की बातचीत करता है। ये सारे कामकाज जो हैं, सदन में कौन क्या सवाल पूछेगा, कौन क्या पूछेगा, इस सब बातों पे बातचीत करने का काम जो होता है वो सब अध्यक्ष के ही अंडर में होता है। इससे रिलेटेड बस एक दो बात और आपको याद रखना है कि जब पहली लोकसभा का गठन हुआ था तो उस समय अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम याद रखिएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ये क्या थे, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष थे। ये सवाल पूछता है पीसीएस में भी, अभी पिछली बार पूछा था। दूसरी, प्रथम जनजातीय कौन थे, प्रथम जनजातीय अध्यक्ष कौन थे। तो पहला जो जनजातीय अध्यक्ष थे वो थे पीएम संगमा। फिर उसके बाद एक सवाल और इस अध्यक्ष से ही ताल्लुकात रख के पूछता है
कि पहला एससी महिला, ये भी अभी आपका पीसीएस में पिछली बार पूछा था, प्रथम एससी महिला कौन अध्यक्ष थी, प्रथम एससी महिला के रूप में अध्यक्षता कौन ली, तो ये मीरा कुमार, याद रखिएगा, मीरा कुमार, है ना। ये सब सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं उपाध्यक्ष के बारे में। बाकी बहुत सारी इसकी कार्य शक्ति है, सवाल के रूप में इतनी सारी बात याद रखिए, बाकी सब डिटेल की क्लास में ही बता पाना संभव है, एक ही क्लास में दोनों सदन को नहीं पढ़ सकते हम। इसके अलावा ये देखा जाए इसमें उपाध्यक्ष के बारे में, तो उपाध्यक्ष में सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं उपाध्यक्ष, अब हेडिंग डाल लीजिएगा। और उपाध्यक्ष में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन था। जैसे यहाँ हमने देखा तो यहाँ पे जो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, लेकिन यहाँ पे प्रथम उपाध्यक्ष, अगर उपाध्यक्ष में देखा जाए कि लोकसभा का पहला उपाध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम आता है, उनका नाम हम लोग लिख लेंगे, उनका नाम क्या था, अनंत वासुदेव, अनंत लिख लीजिएगा, अनंत वासुदेव आयंगर उनका नाम था, थोड़ा अटपटा इनका नाम है, लेकिन याद रखिएगा प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में यही थे, अनंत वासुदेव आयंगर इनका नाम था। लोकसभा सदस्य अपने बीच से चुनाव करते, ये मैंने आपको बता दिया। उपाध्यक्ष जो होता है अध्यक्ष की अनुपस्थिति में काम करता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। उपाध्यक्ष के चुनाव की जो तिथि होती है वो अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। इसके निर्वाचन की तिथि कौन निर्धारित करता है, वो अध्यक्ष करता है। फिर इसको पदमुक्त करने का भी अधिकार है उपाध्यक्ष को, ये चाहे तो अध्यक्ष को त्यागपत्र देकर गद्दी से हट सकता है, या सदन का अगर सदस्य नहीं है तब भी इसको हटाया जा सकता है, या 14 दिन के पूर्व सूचना पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों को गद्दी से हटाया जा सकता है, ये बात आप याद रखिएगा। वेतन भत्ते दोनों को बराबर ही है, संचित निधि से दिए जाएंगे, संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा, कार्यकाल इन लोगों का 5 साल होता है। ये सारी बातें आपको उपाध्यक्ष से संबंधित याद रखना है। तो इस तरह से देखा जाए, बाकी मैंने विधेयक के संबंध में बातचीत कर ही चुका था। इस तरह से देखा जाए तो मैंने ये कंप्लीट आपको बताने की कोशिश किया है, संसद को एक सरसरी निगाह से रिवीजन कराने की पूरा कोशिश किया। बाकी मैं जब जिस संस्था के द्वारा हम लोग यूट्यूब चैनल पे पूरी क्लास का संचालन कर रहे हैं, अगर 2 नज़र डालें इसके बारे में, नोटबुक IAS, तो ये नोटबुक IAS सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए टेस्ट सीरीज की श्रृंखला भी उपलब्ध करता है, चाहे आप यूपीएससी के पेपर दे रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस, चाहे RO प्रिलिमिनरी दे रहे हो या मेंस दे रहे हो। अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपनी परीक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाएं, अपनी परीक्षा को सार्थक बनाएं, तो टेस्ट बुक द्वारा जो नोटबुक IAS है, इस नोटबुक IAS के द्वारा यूपीएससी, पीसीएस, RO सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रिलिमिनरी और मेंस का प्रैक्टिस करवाया जाता है टेस्ट बुक श्रृंखला के माध्यम से। आप चाहें तो इसके ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड चलते हैं, उसमें से अगर ऑफलाइन दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में तो ऑफलाइन ज्वाइन करना, अगर दिल्ली से दूर दराज के क्षेत्रों में तो इस नंबर पर संपर्क करके आप ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करके अपनी भावी प्रतियोगी परीक्षा को बहुत ही सुलभ रूप से और आसान बना सकते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो मैंने आपको क्या बता दिया, ये सारी बातों को मैंने बताने की कोशिश किया है। संसद के संबंध में जितनी सारी बातें थी, ये विधायिका के संबंध में मैंने ये सारी बात आपको राज्यसभा लोकसभा से संबंधित बताने की कोशिश किया। बाकी जब मैं अगली क्लास में मिलता हूँ, न्यायपालिका को मैं अलग से पढ़ा दूंगा अगली क्लास में, तो वहाँ मैं स्पेशल आपसे राज्य कार्यपालिका पढ़ा दूंगा, फिर एक क्लास में आपको राज्य विधायिका पढ़ा दूंगा, और न्यायपालिका को एक साथ हम लोग पढ़ लेंगे, तो ये पूरी तरह से सरकार चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। तो अगली क्लास में जैसे हम मिलते हैं राज्य कार्यपालिका के साथ, तब तक के लिए लेता हूँ मैं आपसे इजाज़त। बाय, बेस्ट ऑफ लक।